स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। तो जैसे आपका इससे पहले जो आपका क्लास हुआ था उस क्लास में हमने कवर किया था आपका बोर्नियो का कुछ सेक्शन, जिसमें आप लोगों का ये मोबाइल फोन सॉल्यूशन के सभी हमने स्टेप लगभग सीख लिए थे। उसके बाद हमने आईसी डेटा सीट को भी रीड किया था, जिसमें आपको फुल फॉर्म भी मिला था उसके अंदर। नंबर थर्ड, हमने आईसी डायोड वैल्यू भी रीड किया था। तो इसमें किसी भाई को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपके पास 1 मिनट का समय है। जिस भाई को भी समझ में नहीं आया तो उस दिन तो पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये मेन स्टेप है, इसको समझेंगे। हेलो, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई सवाल रहा हो आपके मन में कि आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो आप, जिस भाई का माइक ऑन है वो बोल सकते हैं आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। चलो ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने उस दिन समझा था अपना हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमने सब चीज को कवर किया। तो उसमें बिटमैप क्या होता है, उसको यूज कैसे करना होता है, स्कीमेटिक डायग्राम क्या है आपका, और जैसे हमें किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू कैसे देखना होता है, ये सब कुछ हम जान चुके थे। अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक आईसी है। ये मेरा आईसी है आपका PM8952। एक पावर आईसी मेरा PM8952। मान लो कि मेरा ये वाला आईसी खराब हो गया है और मुझको जानना है कि ये आईसी मेरा किस किस मॉडल में निकलता है। तो इसके लिए आप ये वाला टैब यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका पार्ट फाइंडर है। मतलब कि यहाँ पर आप जितने भी सेम टू सेम लगने वाले आईसी को आप कंफर्टेबल देख सकते हैं यहाँ से। मतलब किस किस फॉर्म में लगा होगा। जब पीएम हमने लिखा हुआ है आपका 8952, तो यहाँ पर आप इसकी मदद से ये मॉडल देख सकते हैं। मोटोरोला भी है आपका, सैमसंग है, हवाई है आपका। ठीक है, इस तरह से आप देख भी सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल। अगर आपके मॉडल है तो आप आईसी को वहां से निकाल कर चेक कर सकते हैं, इस तरह से। अब हमको देखना है इसके अंदर अपना हार्डवेयर सोल्यूशन में। जैसे हमने यहाँ से एक मॉडल लिया था जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ से मैंने एक मॉडल लिया है, एमआई का Note 5 है। अब समझो कि ये डेड है सेट आपका, और इसमें आपका एक्चुअल क्या है कि इसमें आपका इसका डायग्राम नहीं है। आप ऐसे समझो कि इसका डायग्राम है ही नहीं बोर्डियो के अंदर। और बोर्नियो के अलावा आपके पास दूसरा कोई भी स्कीमेटिक है, जैसे आपका प्रेग्मा फिक्स है, ईस्टेक है, इस टाइप से कई प्रकार के स्कीमेटिक डायग्राम्स की कंपनियां हैं, वो डायग्राम को प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल के लिए है कि मान लो कि हमारे पास ये एक फोन है जिसका हमको डायग्राम समझना है। कि मान लो कि इसमें कोई भी एक सेक्शन काम नहीं कर रहा हमारा, या जो भी वोल्टेज है वो हमारे हमको नहीं मालूम कि पावर आईसी से कितने वोल्टेज आउटपुट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चिप सेट के हिसाब से काम करते हैं। चिप सेट का मतलब होता है कि हम लोग काम करते हैं अपना सीपीयू बेस पर। तो जैसे हमारा ये सीपीयू का नाम है PM8953, ऐसे आप समझे। तो हम इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ से आपके दोनों प्रकार के आपके सीपीयू दिए गए हैं। जैसे ज्यादातर सीपीयू हमारे फोन में ये लगते हैं, क्वालकॉम या मीडियाटेक। तो यहाँ से मेरा क्वालकॉम ब्रांड है तो क्वालकॉम क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो आपके जियो का भी सीपीयू आपको यहाँ दिया गया है। इसके अलावा ये सीपीयू है जैसे हमें 5 के लगता है। इसके अदरवाइज आप देखेंगे ओप्पो A37 है आपका। इसके आप आगे चलेंगे तो आपका Y1 है आपका, ये सेट आपका। कई सारे प्रोडक्ट लगता है। जैसे आपका Note 5 हो गया आपका। देखो जैसे हमारा ये हमारा सीपीयू है 89 आपका 5। अब हमें इस सीपीयू के बारे में जानना है कि जिस फोन में ये वाला सीपीयू लगता है तो उसमें कंपनी पावर आईसी कौन कौन सा यूज कर सकता है। ये ब्लॉक डायग्राम कहते हैं इसे। ब्लॉक डायग्राम ये जब यूज करना है जब आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं हो। कोई भी सिस्टम का मतलब होता है आपके पास और ना ही उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ना ही बिटमेप है। मतलब कि कुल मिला के कुछ भी नहीं है।
तब हमको सीपीयू 22 रीड करना होता। चिपसेट जैसे हम बोलते हैं, चिपसेट मतलब कि ये जो पूरा फोन है हमारा किस चिप सेट पर इसको बनाया गया है, तो क्वालकॉम कंपनी का चिपसेट है। इसका नंबर जो भी हो आप वो नंबर डाल के इसको देख सकते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा, जिस जिस फोन में आपका MI Note 5 हो गया, आपका MI Note 4 हो गया, अदरवाइज अगर देखेंगे तो ये वाला आईसी आपका लगभग आपका कई सारे मॉडल में लगता है। जैसे आपका देखेंगे वीवो के Y55 इस टाइप के फोन में भी आपका ये लगता है। अब देखो जिसमें भी आपका ये वाला सीपीयू होगा MSM8953, तो उसके अंदर कंपनी ने जो कंफर्टेबल आईसी लगाई है, तो जिसमें आपका सीपीयू ये लगेगा, तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम 99% हम पावर आईसी यही वाला यूज करेंगे 8953। मतलब कि ये इसका कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ये वाला सीपीयू किसी और में लगा हो तो आईसी कोई और लग सकती है। ऐसा नहीं है, ये कंफर्टेबल है, 99% क्लियर होता है ये हो गया। इससे हमको इतना समझ में आ जाता है, जैसे मान लो कि इसका डायग्राम नहीं है, हमको सीपीयू का नंबर हमने देख लिया, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि हाँ सीपीयू का नंबर देख लो, इसमें पावर आईसी ये लगा होगा, ये डबल बैंड है। अभी हम आगे और समझेंगे। तो बताया गया है कि इसके अंदर चार्जिंग आईसी जो यूज करेंगे वो PMI 8952 हम यूज करेंगे, जो कि आपका चार्ज पावर एंड कंट्रोल, मतलब कि ये आपका चार्जिंग प्लस पावर कंट्रोलिंग आईसी भी है साथ में आपकी। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। अब ब्लॉक डायग्राम से हमको इतना समझ में आ गया कि हाँ इस फोन के अंदर जो लगभग आईसियां हैं वो बड़ी बड़ी आईसियां आपकी तीन ही हैं। एक सीपीयू, पावर ये है, चार्जिंग आईसी, ये तीन हो गई, एक इमएमसी हमारा इस साइड लगा हुआ। अब हम पहले बात करते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो कि अब आपका फोन ऑटो पोर्ट बना रहा है, अब हम बैक साइड से चलेंगे। अभी आपने इतना समझ लिया कि ये आईसी चार चार आईसी हमारा कंफर्टेबल है सेट को ऑन करने के लिए। बाकी हम नेटवर्क सेक्शन को बाद में बना सकते हैं अगर सेट चालू होगा तो। अगर वाईफाई भी बाद में बन सकता है, 4G नेटवर्क भी बाद में आ सकता है, अदरवाइज जितने भी सेक्शन है उनको बाद में रिपेयर कर सकते हैं। मान लो कि अभी आपका फोन ऑटो पोर्ट पर है। अब आपके पास अभी जो फिलहाल जो हैंडसेट आ रहे हैं आपके पास, चाहे आपका 5G हो 4G हो, वो ज्यादातर आपके ऑटो पोर्ट पर रहते हैं, ऑटो पोर्ट रह जाता है आपका। फिर प्रॉब्लम होता है कि एक्चुअली ये समस्या एक्चुअल कहाँ से आ रहा है, आप लोग ये रिवॉल्व कर देते हैं, ये भी रिवॉल्व कर देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और उसका डायग्राम भी नहीं है। तो हम सीपीयू वाइज देख ले, इसके अंदर सीपीयू 90% सभी है इसके अंदर। देखो अभी लेटेस्ट सीपीयू देखें आप, 7150, 7250, 7250, 67325, देखो सब लेटेस्ट से लेटेस्ट सीपीयू उसके अंदर दिया है अभी आपको प्रेजेंट टाइम में। डायग्राम नहीं है पर सीपीयू वाइज है इसके अंदर, तो रिपेयरिंग करना इजी हो गया हमारे लिए। तो कोई कैसे, अब मान लो कि मेरा फोन ऑटो पोर्ट पर है, अब मुझको ये नहीं मालूम कि इस फोन में कितनी लाइंस आती हैं। तो जब आप इसके अंदर आएंगे, जो आपका ये डायग्राम है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम जिसे आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो इमएमसी है इसके अंदर दो पार्टीशन होते हैं, रैम और रोम। जैसे आप रैम आप समझते हैं DDR3 DDR4 आपके जैसे पीसी के अंदर होती है, लैपटॉप के अंदर रैम होती है आपकी 4 GB 8 GB, वो रैम। और इमएमसी मतलब स्टोरेज, आपकी हार्ड डिस्क। दोनों को मिला देते हैं तो हम उसको इमएमसी का नाम दे देते हैं, इमएमसीपी बोल देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो आपकी सीपीयू आपको मिल गया चिपसेट और आपका उस सेट ऑटो पोर्ट बना रहा है, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो भी इमएमसी है, मान लो कि ये जो हमारा इमएमसी से कंप्लीट बोलते हैं, इमएमसीपी बोल सकते हैं आप, इमएमसीपी है, इसमें हमारा रैम और रोम दोनों है। इमएमसी ओनली स्टोरेज होता है आपका, इमएमसीपी दोनों होता है, रैम रोम। मान लो कि ये आपका रैम रोम दोनों है। अब क्या है कि आपका इसके अंदर ऑटो पोर्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया गया है कि अगर आपका ऑटो पोर्ट, देखो यहाँ पर जो रेड लाइन है वो आपकी वोल्टेज को शो करती है। तो आप यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर आगे क्लियर करेंगे तो ये बता दिया जाएगा आपको कि आपका जो इमएमसी है उसको ऑन होने के लिए दो वोल्टेज की आवश्यकता होती है।
जैसे हम पढ़ते हैं ये वाला, एक होता हमारा एलडीओस 8 की लाइन होती है, और हमारा एक होता है एलडीओस 5 की लाइन होती है। ठीक है, एलडीओस 8 और एक एलडीओस 5। तो आप यहाँ पर आएंगे, ये सारे वोल्टेज हमारे कहाँ से बनते हैं, देखो एलडीओस 8। तो ये हमारे सभी के सभी देखो इस साइड से, यहाँ से, ये तो आपका पावर सेक्शन है, ये इस साइड है आपके एलडीओस 1 2 3 4 5 एलडीओस, एलडीओस 5 एलडीओस 8। तो यहाँ पर हो गया, एलडीओस 5 का वोल्टेज 1.8 है और एलडीओस 8 का वोल्टेज आपका 2.9, 2.9 लिखा हुआ है एलडीओस। तो यही आपके पावर आईसी से ये वोल्टेज आपके आउटपुट होते हैं, जो कि हमारी इमएमसी को मिलते हैं। मतलब कि जैसे आप लोग जानते हैं, जिस जो भी भाई आईस पे पिन आउट करके अनलॉकिंग करते होंगे, तो हम इन्हें बीसीसी बीसीसी क्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीसीसी मेमोरी के लिए वोल्टेज है, बीसीसी क्यू मेमोरी के लिए सेकंड वोल्टेज आपका है। तो आपके ये दोनों वोल्टेज आपके यहाँ पर है। अगर ये दोनों वोल्टेज इसको मिल रहे हैं आईसी को, अब आपको ये दिक्कत होगा कि आईसी में ये वोल्टेज कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें भी इस प्रकार का, जैसे मान लो कि जिस फोन के अंदर भी इस प्रकार का आईसी लगा हुआ है, जैसे 221 है आपका, 254 है, अब उस फोन के जिस पॉइंट पर वोल्टेज आएगा, तो इसका भी सेम पॉइंट पर वोल्टेज आएगा, क्योंकि डिजाइन एक ही है इसीलिए। तो हम यहाँ से ये वोल्टेज देख सकते हैं। इमएमसी को ऑन होने के लिए, स्टोरेज को ऑन होने के लिए हमारा ये वोल्टेज आवश्यकता होती है। और उसके बाद ये अगर वोल्टेज मिल रहा है, तो फिर हमारा फिर भी ऑटो पोर्ट क्यों है, इमएमसी का डिटेक्शन सीपीयू से क्यों नहीं हो पा रहा। तो फिर हम देखेंगे इमएमसी को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली लाइन, तो उनके नाम ये हैं आपके, आप लोग जानते हैं ये तो, आपका सीएमडी, सीएलके, इसमें आपका रीसेट भी है, और आपका डेटा जीरो। आईएसपी करते टाइम हमको सबसे जो डेटा का सबसे लास्ट वाला पॉइंट हम लेते हैं, और आपका ये लेते हैं सीएलके और सीएमडी, और ग्राउंड लेते हैं जब आईएसपी करते हैं। तो फिर आपको इसमें ये सभी लाइन का रीडिंग लेना होगा इसके अंदर। अगर इसका रीडिंग ओके है और ये वोल्टेज भी ओके, तो मतलब हमारा इमएमसी वाला पार्ट क्लियर है, इमएमसी वाला पार्ट क्लियर है। अब हमारा बात आता है रैम का। जैसे हमारे, अब देखो जिस भी फोन के अंदर जब हमारा रैम में प्रॉब्लम होता है, तो हमको उसे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, रैम में प्रॉब्लम होता है तो हमें चेंज करना पड़ता है इसको। तो फिर हम रैम के वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि रैम को आपको ये वोल्टेज आपको मिलता है, ये वोल्टेज मिलते हैं। तो ये सभी वोल्टेज आप वहां से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपकी एक लाइन को 3 बार लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है देखो आपका 2.1, 1.0। तो ये आपके इस साइड से आपके वोल्टेज लिखे हुए हैं। तो हमारा ये रैम का सेक्शन है। तो रैम को वोल्टेज काम करने के लिए ये वोल्टेज चाहिए, तो आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर आपका प्रॉपर डायग्राम नहीं है कि किस पॉइंट पे मिलेगा, पर आप इससे ये समझ सकते हैं ये वाला आईसी जिसमें लगा होगा, उसके रैम के पॉइंट जिस पॉइंट पर आएंगे, तो इसके भी सेम पॉइंट पर ही वाले पॉइंट हो गया। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं इसी को निकाल कर। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो ब्लॉक डायग्राम आपके लिए बहुत कुछ है रिपेयरिंग करने के लिए। तो आपको ये वोल्टेज मिल गए। ये वोल्टेज क्लियर होने के बाद अब आपको हमारा सीपीयू से रैम का डिटेक्शन के लिए जितनी भी लाइन है, जहां से हम डेटा या रैम में कोई भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो भी लाइन हमारी होती है, वो सभी लाइनों का नाम ये है। जैसे ये सभी लाइन एक है, इसके अंदर गई है। ये सभी लाइन एक होती है जो इसके अंदर गई है, सभी एक लाइन होती है। इस टाइप से आप इन सभी लाइनों का रीडिंग चेक कर सकते हैं। रीडिंग मतलब आपस में बीप आना चाहिए आपका। बीप अगर क्लियर है सभी का आपस में, तो आप समझो कि कम से कम आपका रैम जहां लगता है वो सभी ट्रैक का रीडिंग ओके है, ट्रैक का रीडिंग ओके है। अब कहीं ना कहीं हमारा इमएमसी के अंदर फॉल्ट है। आपका इमएमसी में कुछ भी हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकता है, इमएमसी हीट होके खराब भी हो जाता है, इस कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इस तरह से, अगर हमारा फोन कोई भी इमएमसी को डिटेक्ट नहीं करता है, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं होता, तो आप लोग सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इसको चेंज कर देते हैं या रिवॉल्व कर देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, सेट ऑटो पोर्ट पे ही रहता है। तो हमारे पास अगर किसी का डायग्राम नहीं है, तब भी हम उसको बहुत हद तक समझ सकते हैं कि इसमें हमको क्या क्या चीज चेक करना है, और ये वोल्टेज कहाँ कहाँ से आता है। तो जितना भी रेड टाइप का वोल्टेज है, वो सभी वोल्टेज हमारा जहां भी आपका ये लिखा होगा
वी रेज, इसे वी रेगुलेट बोल सकते हैं आप। ये सभी आपका पावर आईसी से आउटपुट होने वाला वोल्टेज होता है आपका। ये सभी आपका पावर आईसी आउटपुट होने वाला वोल्टेज। तो अभी हमने समझा कि जिस फोन में ये सीपीयू लगा है उसका कंफर्टेबल आईसी में इतने वोल्टेज आते हैं, उसमें ये वाला पावर आईसी यूज होगा, वही इसके इनके लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उन वोल्टेजों को हम एलडीओस वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक किसी कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे आपसे। या अगर सर कोई लाइन अगर मिस हो हाँ तो तो सर वहाँ उसका वोल्टेज सर कहाँ से आएगा, कैसे पता करेंगे? जैसे जैसे सर हाँ। जैसे मान लो कि यहाँ बताया गया है कि ये चारों लाइन एक ही है, हाँ ठीक। और ठीक यहाँ है। बताया कि रैम के अंदर भी चारों लाइन एक ही, तो आपस में बीप चेक कर लो। अच्छा, मान लो कि मान के चले सर, ठीक है सर, नहीं आ रहा है यहाँ पे बीप, नहीं आ रहा है, लाइन कहीं से मिस है, तो उसको हम ढूंढेंगे कहाँ से मिस है। हाँ तो फिर आप क्या करेंगे कि मान लो कि जैसे आपने इसका दूसरा मॉडल खोला कोई भी, हम्म। मतलब दूसरा कोई भी खोला, उसमें इसकी जगह सेम होंगी, सेम अच्छा, पॉइंट पर होगी, सेम तो पॉइंट। सर इसके लिए बिट मैट यूज करना पड़ेगा हाँ और कोई दूसरा उपाय? नहीं, देखो जैसे मान लो कि आप उस फोन का बिटमैप यूज कर लेंगे, वो दिखा देगा ये 4 पॉइंट पर ये लाइन आती है, इसके भी अच्छा, ओके सेम सर। 4 पॉइंट पर ही आएगी, उन्हीं पॉइंटों पर आएगी। डिजाइन तो सेम है ना एमएमसी का तो। हाँ, ठीक सर। हाँ तो ये देखो लगभग आपको हेल्प करता है, ऐसा नहीं कह सकते 100% है, पर बहुत ना कुछ होने से बहुत कुछ है। हेलो सर। बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इधर वोल्टेज नहीं आएगा तो तो कहाँ से प्रॉब्लम है सर? बताया है कि देखो ये वोल्टेज आपका पावर आईसी से आएगा, हाँ सर। लिखा है कि पावर आईसी के, फिर आपको पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा। हाँ। चेंज जब करेंगे जब इनके जितने भी वोल्टेज के लाइन है उन सब पर रीडिंग आना चाहिए। अच्छा। रीडिंग आ रहा है तो मतलब लाइन जुड़ा हुआ है पावर आईसी से। अब वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पावर आईसी रन हो रही है, पर इस इनके लिए वोल्टेज पावर आईसी के अंदर से बन नहीं पा रहा किसी हाँ, वजह से। तो हम पावर आईसी को चेंज करेंगे, वोल्टेज बन जाएगा। अगर पावर ऐसी ठीक है, अगर अगर ये जो सर ये इमएमसी अगर खराब होगा तो सर इधर तो वोल्टेज मिल सकता है सर? हाँ वोल्टेज तो मिलेगा ना। जैसे हम लोग किसी भी आईसी को चेंज कब करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा लाइट आईसी है, उसको चेंज कब करेंगे, जब लाइट आईसी को काम करने के लिए सारे वोल्टेज मिल रहे हो, ठीक हाँ। है, फिर भी वो लाइट नहीं बना रहा हो, तभी तो हम उसे चेंज करते हैं। नहीं, अगर एआईसी डैमेज होगा तो मतलब अंदर से कोई शॉर्टिंग होगा तो तो वोल्टेज मिलेगा? अगर शॉर्ट, अगर मतलब वोल्टेज की लाइन अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये ऐसे हीट होगा, हीट हाँ, होगा ये ऐसी, तब आप निकाल देंगे, लेकिन शॉर्ट हट जाएगा, समझे इधर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है तो वोल्टेज आएगा उसके फिर। पास जो कैपेसिटर कंपोनेंट है। फिर वोल्टेज फिर आपका आएगा, अच्छा। वोल्टेज फिर आपका आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं, अगर ये अगर रिमूव करके चेक करो तो फिर भी वोल्टेज आएगा, फिर भी फिर भी आएगा, आएगा? आएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। सीपीयू लगा होना चाहिए, और आप लगाएंगे चार्ज है तो आपको सारा वोल्टेज मिलेगा, स्टेबल मिलेगा सारा वोल्टेज आपको। अगर सीपीयू नहीं है, एमएमसी नहीं है, इधर वोल्टेज आएगा? अब तो फिर फ्लक्चुएशन करेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा फ्लक्चुएशन कम ज्यादा करेगा? होगा। अच्छा, हाँ ठीक है ये सर। शायद बने ही ना। ये नहीं, डिपेंड, ये डिपेंड करता है सीपीयू के रेस्पॉन्ड पे। अच्छा, अगर सीपीयू खराब है तो इधर वोल्टेज नहीं आएगा? सीपीयू अगर खराब रहेगा तो पहले ही तो ये पावर आईसी को शॉर्ट कर देगा, अगर हाँ। शॉर्टिंग रहेगा तो फिर कोई वोल्टेज ही नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया था वो समझाया था, अगर सेट में ऑटो पोड हो, आपके ऑटो पोड हो और उसका डायग्राम नहीं हो, तब आप ब्लॉक डायग्राम की मदद से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके। क्या क्या हुआ आके लिया रखे हुए। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद जैसे मान लो कि अभी जो फोन हमारे आ रहे हैं 5G, जो भी लेटेस्ट फोन है उनमें आपका रिंगर का समस्या ज्यादा आ रहा है। अभी के कुछ हैंडसेट हमने देखे हैं, अभी जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें रिंगर का सेक्शन बहुत, रिंगर और माइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आपका। तो उनके ज्यादातर हमको डायग्राम नहीं मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम की मदद से ही उनको समझते हैं कि इसमें रिंगर आईसी जो है उसका नंबर क्या है, अलग से है कि किसी आईसी के अंदर मर्ज है। तो जैसे आप सीपीयू का नंबर देखेंगे
उसके बाद आपको इस तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका फिंगरप्रिंट, सेंसर, फ्रंट कैमरा, टच सेक्शन, एलसीडी, बैकलाइट, मेन कैमरा सेकंड, ये आपका ब्लूटूथ वाईफाई, ये WTR आपका, मतलब कि इस टाइप रिंग का सेक्शन आपका नहीं है। नीचे आएंगे आप, नीचे आपका यहाँ पर सिम और SD कार्ड का कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया ऑडियो सेक्शन, ऑडियो लिखा है आपका ऑडियो। इसका मतलब है कि इस फोन के अंदर रिंगर आईसी अलग से है। जहां पर हमारा ऑडियो लिखा आ गया, समझो कि ये हमारा रिंगर आईसी अलग से है। अब आप लोग जानते हैं, आप लोग बताओ कि रिंगर आईसी को ऑन होने के लिए हमको क्या क्या सप्लाई की आवश्यकता होती है। हेलो, जैसे आप लोगों ने रिंगर का फोल्डर प्रिपेयर करते हैं, या आपको इतना तो नॉलेज होगा, कोई भी आईसी को काम करने के क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है जब आईसी हमारा आउटपुट करेगा। सर बीपीएस तो चाहिए ही, मतलब कि इनपुट चाहिए और EN। EN चाहिए। तो देखो इनपुट ये दिखा रहा है, ये इनपुट है इसका, और ये EN है। जब दोनों इसको मिलेगा तो ये आईसी मेरा काम करेगा, आईसी आउटपुट आपका देगा। अब EN कहाँ से आता है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये जितना भी ग्रीन ग्रीन लाइन है वो आपका शो करता है CPU से। जितना भी ग्रीन लाइन होगा वो CPU शो करेगा, ये वाला। और रेड जितना भी लाइन है वो आपका शो करता है आपका पावर आईसी से। तो बताया गया है कि अगर रिंगर आईसी आपका काम नहीं करता है तो आप पहले इसमें चेक कर लें कि वीवेज पावर किस पॉइंट पर आ रहा है। और नंबर सेकंड, आप EN भी देख लें। EN अगर दोनों चीज आ रहा है तो आईसी आपका काम करेगा ही करेगा। अगर नहीं कर रहा है, अगर आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है वोल्टेज, तो आप इसको चेंज करें। अगर इसके बाद भी आउटपुट हो रहा है फिर भी आपका गाना नहीं बज रहा, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसको कंट्रोलिंग सिस्टम पावर आईसी के अंदर दे दिया गया है, कोडेक, मतलब कि ऑडियो का कोडेक सिस्टम आपका इसके अंदर है। तो फिर आपको ऐसी कंडीशन में फिर पावर आईसी को एक बार चेंज करके आपको देखना होगा, क्योंकि जो भी पावर आईसी से जो भी इसके सिग्नल आते हैं ऑडियो आईसी के अंदर, वो पावर आईसी से आपके ऑडियो आईसी के अंदर आते हैं। मतलब कि जो भी हमारा पावर आईसी रिंग गाना प्ले करेगा, वही ये आईसी उसको एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उस सिग्नल को बड़ा करके आपके आगे स्पीकर की लाइन के लिए भेज देता है। ठीक है, यहाँ पर पावर आईसी के बारे में यही बताया गया। पावर आईसी आपका क्लॉक क्लॉक जनरेट करता है, जैसे आप लोग टाइम कह सकते हैं। आपका एक्सो मतलब कि आपका ये फ्रिक्वेंसी आउटपुट करता है। फ्रिक्वेंसी जैसे आपका जैसे लगा हुआ था क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल आपका लगा हुआ है, और यहाँ पर ये वाला जो पावर आईसी है उसमें लगने वाला क्रिस्टल आपका इतनी 19 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउटपुट करेगा, या पहले जनरेट करेगा फिर ये आउटपुट करेगा आपका। यहाँ पर देखो क्रिस्टल का ये है आपका 19.2 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है। ठीक है, जहां पर हमको 100 किलो ओम का एक NTC थर्मल भी लगाया जाता है। अब इसके अंदर जो भी आईसी लगी है, चार्जिंग आईसी, वो आपका कंट्रोलिंग करता है। यहाँ पर वो आपका चार्जिंग कंट्रोलिंग करता है, प्लस वो आपका एक लाइट आईसी भी है, और ग्राफिक्स सेक्शन भी आपका वही कंट्रोल करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी इसकी इस टाइप से जो रेड रेड लाइन आपका जा रहा है, तो ये जो आपका सिस्टम है वो आपका यहाँ से LCD के लिए भी आपका ये BSP और BSN वोल्टेज आपका देता है। BSP और BSN, ठीक है। और आपका यहाँ पर और आपकी डिस्प्ले बैकलाइट, LCD बैकलाइट एनोड, मतलब लाइट का प्लस पॉइंट, या आप कह सकते हैं लाइट भी। लाइट के ऐसी भी इसी आईसी के अंदर मर्ज है, जो कि PMI 8952 है। अगर इसकी जब आपको डिटेलिंग
चाहिए होती है तो आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला आईसी मेरा कहाँ लगा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर अगर उसका कंफर्टेबल मॉडल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका PMI देखो, PMI आपका 8952 है आपका। और मान लो कि ये वाला आईसी आपको मिल गया और आपने इसके ब्लॉक डायग्राम से ये देख लिया कि ये आईसी कितने फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब आपको उसके बारे में जानना है कि उसके किस पिन से लाइन निकलता है, नोट का लाइन। तो आप फिर उसके लिए ये कई सारे मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एम आई का 6 प्रो है आपका, Y2 है, इसके बाद आपका A57 है, A71 है, इसके अलावा बहुत सारे कई सारे Vivo V9 है आपका। और भी कई सारे कंपनी के मॉडल हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। ये इनसे बेनिफिट क्या है? इनसे आपका बेनिफिट ये है कि मान लो कि अगर आपने ये आईसी, ये वाला आईसी मेरा Vivo V9 में है और आप उसके अंदर इसे खोलते हैं तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो लाइट का बूस्ट कॉइल है वो मेरा किस साइड लगा है। क्योंकि इस कॉइल के, इस आईसी के पास आपके और 1 2 3 4 कॉइल आपको देखने को मिलते हैं और 2 डायोड होते हैं। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा किस साइड है। जैसे मान लो कि उस फोन के अंदर नोच पॉइंट इस साइड है और उसी साइड बूस्ट कॉइल है, तो लगभग इसका भी सेम तरफ ही बूस्ट कॉइल आपका होगा। तो एक आइडिया लग जाता है ब्लॉक डायग्राम से हमें। तो यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से ये समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे फोन में सिम नहीं काम कर रहा, तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जिन फोनों में ये वाला CPU यूज किया गया है उन फोन के अंदर आपका सिम के लिए जितनी भी लाइंस होती हैं, सिम और चिप के लिए, यहाँ पर SIM1 SIM2 और आपका TF, इसे आप लोग जानते हैं, इसे हम मेमोरी कार्ड कह सकते हैं। तो जितनी भी लाइन हमारी सिम को के लिए आती हैं, जैसे डेटा, क्लॉक, रीसेट और ग्राउंड, तो आप लोग जानते हैं ये सभी लाइन जितनी भी हैं। और इसके अलग अदरवाइज डिटेक्शन, डिटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। डिटेक्शन आपका यहाँ पर CPU से ही दिया गया है। जैसे आप लोग जानते होंगे जिन फोन में आपका CPU लगता है 660, जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपका MI का Note 7 या MI का Note 6 Pro या Note 5 Pro या इसके अदरवाइज कोई भी हैंडसेट है जिसमें CPU लगा आपका MSM 660, तो हमारा जब सिम डिटेक्शन नहीं होता है, सिम इंसर्ट दिखाता है, तो हम लोग उसका जो WTR वाला आईसी है उसे आप चेंज करते हैं। ऐसा कई भाई करते होंगे पर वो शायद उनको ये नहीं मालूम होगा कि क्यों करते हैं। उसमें होता क्या है कि उसके अंदर डिटेक्शन उसी के अंदर होता है। डिटेक्शन मतलब कि आप जब वो लगाते हैं ना, आपका सिम का जो एडेप्टर लगाते हैं, उसका डिटेक्शन उसकी नेटवर्क आईसी से किया जाता है। इसीलिए जब हमारा डिटेक्शन नहीं होता है तब हम उस आईसी को चेंज करते हैं। अगर इस फोन में डिटेक्शन आपका नहीं हुआ तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। इस फोन में अगर आपका डिटेक्शन नहीं होता है तो आपको फिर CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। इस फोन के अंदर इसमें डिजाइन ऐसे ही दिया गया है, तो हम चिपसेट की मदद से ऐसे रिपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा सिम के लिए सारी सप्लाइयाँ आती हैं CPU से, बस ओनली उसमें हमारा सिम, एक एक सिम को काम करने के लिए एक एक वोल्टेज आवश्यकता होती है। वहां पर लिखा है V रेगुलेट, मतलब कि पावर आईसी से आने वाला वोल्टेज LDOS 14, 14 और LDOS 15। इसके बाद हमारा मेमोरी कार्ड है, उसको काम करने के लिए हमारा आता है L11, ठीक है। ये वोल्टेज कितना होता है, तो इसके लिए हम सीधा चले जाते हैं इसके एलडीओस डिपार्टमेंट में। तो देखो इसका मतलब है कि सारे ये आउटपुट हैं, ये रहे। तो एलडीओ डिपार्टमेंट में हमने देखा था यहाँ पर हमारे 3 एलडीओस हैं, एक 11 और 14 15। तो देखेंगे हमारा 11 15, 11 11 11 पर देख लिखा हुआ है कि 2.9, मतलब कि हमारी
एसडी कार्ड को काम करने के लिए 2.9 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये वोल्टेज पावर आईसी जब मिलेगा तभी हमारा चिप काम करेगा। इसके अलावा हमारा जो सिम का वोल्टेज है वो 1.8 होता है आपका, दोनों का 1.8 इसका भी 1.8 इसका भी। ये कहाँ से आउटपुट होता है? पावर आईसी से, क्योंकि एरो का मतलब है कि पावर आईसी ये वोल्टेज आउटपुट होते हैं। तो हम ऐसे ये समझ सकते हैं इसके बारे में। अब अगर आपको ये जानना है कि सीपीयू, ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू को आप एक टाइप का समझे पावर आईसी की तरह। तो पावर आईसी सीपीयू हमारा कैसे काम करता है ये हम समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, यहाँ तक समझ में आया आपको ब्लॉक डायग्राम कैसे रीड करते हैं? जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपके कोई भी एंटीना 5G और 4G, उससे फर्क नहीं पड़ता है ब्लॉक डायग्राम में, अगर उसका सीपीयू है और डायग्राम नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लो अब आपको जानना है कि सीपीयू, अब ऐसी बात नहीं है, सीपीयू भी एक आईसी के रूप में लो। सीपीयू, हाँ सीपीयू एक आईसी है। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शंस काम करते हैं या जितने भी सिग्नल ये आउटपुट करता है, तो इसको भी तो ऑन होने के लिए कुछ तो वोल्टेज चाहिए। बिना वोल्टेज के कोई भी आईसी काम करेगा नहीं आपका, चाहे कम चाहे ज्यादा, वोल्टेज तो चाहिए चाहिए। मतलब कि इसका भी तो खुद का पावर सेक्शन होगा, तो सीपीयू का पावर सेक्शन भी होता है। तो सीपीयू का पावर सेक्शन आपका यहाँ दिया गया है। सीपीयू का पावर सेक्शन, ये सीपीयू का पावर सेक्शन है। ये आपको कब यूज में लेना है? जैसे मान लो कि आपका पावर आईसी सारे वोल्टेज बना रहा है, पर सीपीयू कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड का मतलब है सीपीयू आपका पोर्ट नहीं बना रहा है, ना ही सीपीयू कुछ भी मतलब सॉर्टिंग नहीं है, फिर भी सीपीयू कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो हमको देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीपीयू को मिलने वाला वोल्टेज की लाइन कोई कट गया हो, या कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा हो, या सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज लाइन है वो 4 पॉइंट पर जाता हो, केवल उसमें से 2 पॉइंट पर आ रहा हो, 2 पॉइंट कट गया हो। तो ये सभी चीज को आप यहाँ से जान सकते हैं। देखो यहाँ पर ये बताया गया सीपीयू का ये पावर सेक्शन है। ये आपका, ये हमने सिम का पढ़ा था, सिम चिप का। और ये सीपीयू का पावर सेक्शन आपका, सीपीयू को ऑन होने के लिए मिलने वाला वोल्टेज। तो देखो सारे वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं? पावर आईसी से। यहाँ पर बाकायदा लिखा भी होता है, देखो ये रे वोल्टेज आपके, ये रहा। पहला वोल्टेज मिलेगा इसके एम, वो आपका होता है 0.9 वोल्टेज। फिर एक वोल्टेज इसके लिए प्रोसेसर के लिए होता है, तो वो हमारा मिलता है 1.8। उसके बाद ये वोल्टेज मिलता है, ठीक है, बायोस, मतलब कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए। उसके बाद आपका ये वोल्टेज मिलता है 0.8 होता है। फिर कोर वोल्टेज मिलता है, जिससे हमारा ग्राफिक जीपीयू सेक्शन कंट्रोल होता है। उसके बाद हमारा P1, P2, P3, P4, इनका फुल फॉर्म मैं आपको इससे पहले क्लास में बता चुका हूँ, आप देख लेना, वहां पर इनके फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ये सभी पावर है आपके, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर, इस टाइप जितने भी इसमें सेक्शन है उनको उनको ऑन होने के लिए वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ये UIM में लाइन कौन सी है? ये आपका सिम का लाइन। देखो यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, हाँ हाँ। और ये देखें आप, फिर इसके बाद ये आपका मिलता है। फिर आपके ये डिस्प्ले, जो आपका डिस्प्ले के लिए है वो आपके लाइन है इसके लिए। फिर आपका A2 और बाकी ब्लूटूथ वाईफाई के मॉडेम के लिए है। जितने मतलब जो जो ये कंट्रोलिंग करता है उनके लिए लाइंस बनाता है, या सिग्नल कह सकते हैं आप, जैसे आप ईएन सिग्नल बोलते हैं। तो ईएन सिग्नल में भी तो कुछ वोल्टेज आता है। जैसे आप लोग ईएन सीपीयू से आप लोग को मालूम होता है कि सीपीयू से ईएन सिग्नल आता है। तो सीपीयू के अंदर भी एक पावर सेक्शन होता है, उसको ऑन होने के लिए इतने वोल्टेज होते हैं। कुछ वोल्टेज सीपीयू के जिसके अंदर जितने भी कोर हैं सीपीयू, ऐसे आप लोग जानते हैं सीपीयू आपका होता है डोल कोर, होता है आपका ऑक्टा कोर, होता है आपका, जिससे जितने भी उसके अंदर कोर होते हैं उनको ऑन होने के लिए अलग अलग वोल्टेज आवश्यकता होती है। तो वोल्टेज मिलते हैं, हर कोर का अलग काम होता है। कोई अलग डिपार्टमेंट संभालता है, कोई अलग डिपार्टमेंट संभालता है, ऐसे ही।
तो इसी तरह से इसमें आपके अलग अलग वोल्टेज दिए जाते हैं। फिर ये वोल्टेज लेने के बाद ये आउटपुट करता है, ये वोल्टेज मिलने के बाद फिर ये आउटपुट करता है। हेलो। और एक मिनट, अगर आपका इनमें से कोई भी लाइन मिस होगा तो जो सेक्शन की लाइन मिस होगी वो सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। हाँ बोलिए। सर बोल रहा है कि सर सीपीयू को ऑन करने के लिए सर कौन 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 वोल्टेज सर चाहिए सर, सीपीयू को ऑन करने के लिए? जितने भी आपके पावर आईसी के पास लगने वाले ये सभी कोयल के वोल्टेज होते हैं, ये तो चाहिए चाहिए। उसके बाद इससे बनने वाले कुछ एलडीएस वोल्टेज की आवश्यकता भी होती है। सभी के भी वोल्टेज मिलने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये सारे वोल्टेज इसको मिलने चाहिए, ये नहीं, सारे इसमें कुछ वाईफाई का वोल्टेज है ये हाँ तो नहीं चाहिए। हाँ, ये तो नहीं चाहिए। इस अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका वाईफाई काम नहीं करेगा, आप ऐसे से कह नहीं, सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सीपीयू सर ऑन करने, मेनली सीपीयू रन करने के लिए क्या हाँ, क्या चाहिए? वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये इस साइड कोयल के आउटपुट होने वाले सभी वोल्टेज चाहिए उसे, जो सीपीयू के लिए सर, जाते हैं। सर वो सब वोल्टेज सर हम चेक कहाँ पे करेंगे? हाँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आपका सीपीयू का नंबर है आपका, ठीक है। आप जी। सीपीयू को देखेंगे, ये सीपीयू किस फोन में कंफर्टेबल है, किस फोन में लगा हुआ है, उसका डायग्राम इस फोन में दिया गया है, बोनियो के अंदर ऐड है। तो फिर देख लेंगे उसके अंदर भी सेम पावर आईसी होगा, तो तो कंफर्टेबल है। सर तो सर हमको लाइन वाला कैसे पता चलेगा? मतलब कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो अगर है तो दिखा देगा कि इस पॉइंट पर आया है आपका। सर बीट में तो सर वहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पावर लिखा हुआ है ना सर, हम्म। यहाँ पे नीचे सब इतना सब लाइन दिया हुआ है, तो ये लाइन अगर हमको कोई ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढेंगे? वहाँ पे कोई कैप होगा या कुछ? अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपका ये एक S7, मतलब एस जहाँ हाँ लिखा होता है कोयल का वोल्टेज होता है आपका, जी। ये 0.9 वोल्ट है, ठीक है। आपको ये ढूंढना है हाँ कि आज सीपीयू किस पॉइंट पर जा रहा है, हाँ ठीक है। तो इसके लिए पहले आप देखेंगे कि ये सीपीयू किस फोन में लगा हुआ है, आप ये तो देखेंगे। जी। मान लो कि ये सीपीयू आपको किसी फोन के अंदर मिल जाता है और उसका डायग्राम उसके अंदर है, तो फिर देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फोन में सेम सीपीयू होगा तो सेम पावर आईसी होगा। अच्छा, तो अब सर आप, पावर ऐसे के बगल में ढूंढना है उसको? हाँ पावर आईसी बोलो ढूंढ लो। अब आप उसका बिटमेप पे क्लिक कर लो, उसका भी नाम S9 ही होगा। अच्छा। ऐसे उसका भी ऐसे, इसका नाम है, इसका आपका है S7, तो उसका नाम भी S7 होगा। स्कूल का S7 है, इसका तो S6 है, S5 है। इसकी बिटमेप पे क्लिक मार दो, ये दिखा देगा कि सीपीयू के इस पॉइंट पे गया हुआ है। अपने सीपीयू, अब फिर सीपीयू से आप इसको निकाल के बीप चेक कर लो कि किस पॉइंट तक आया है। ओके सर। तो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं। देखो ये ब्लॉक डायग्राम इसलिए है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है, उनके डायग्राम नहीं है, पर उन्होंने ब्लॉक डायग्राम दे दिया है आपको। आसानी है, इजी है कि इससे आप कुछ ना कुछ समझ सकते हैं कि मेरा कौन सेक्शन कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि कोई आईसी ऑन करने के लिए एक इनपुट वोल्टेज चाहिए, एक ईएन चाहिए, तो वैसे ही सर जो सीपीयू है ना, उसको ऑन करने के लिए सर क्या क्या वोल्टेज चाहिए? तो देखो जितने भी कोयल के वोल्टेज होते हैं ना, ये सभी सीपीयू के इनपुट वोल्टेज है। इनपुट इनपुट वोल्टेज है, आपके सीपीयू के इनपुट वोल्टेज कहेंगे नहीं, ठीक है। हाँ सर। और जो इसके बाद आउटपुट होते हैं यहाँ से, जैसे आप बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे तो हाँ यहाँ सर। से जो लाइन आपका आउटपुट होता है पावर और रीसेट, वो इसका ईएन होता है अच्छा। सीपीयू का। जैसे ईएन मिलता है तो ये आपका सीपीयू रिस्पॉन्ड कर जाता है और स्लाइस होके सारे आउटपुट देने लग जाता है। जितने भी सिग्नल बनाता है सारे सिग्नल देगा, ईवीएम से डेटा का लेन देन होगा, पावर आईसी को भी फीडबैक देगा। उसके बाद पावर आईसी और भी वोल्टेज बनाएगा जिससे कि सारा पूरा फोन रनिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने पावर आईसी के बारे में पढ़ा, पावर सेक्शन। इसके बाद ये आपका रैम के वोल्टेज हैं, ये रैम के हैं, ये रैम के हैं आपके, एमएमसी है। और देखो यहाँ पर आपकी ये आपकी बीबी क्लॉक है, मतलब बेस बैंड, ठीक है। मतलब कि क्लॉक्स, सीपीयू जो हमारा क्लॉक है उसके अंदर बीबी क्लॉक होता है आपका, जीपीएस सीपीयू के अंदर ही होता है। ब्लूटूथ वाईफाई एफएम के लिए जितने भी आपके सिग्नल बनते हैं,
देखो पावर क्या है, देखो मान लो कि मुझको अपना ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन ऑन करना है, जैसे ये वाला है, बस इसको केवल ऑन होने के लिए जो मिलने वाला वोल्टेज, जैसे आप जैसे मान ले कि ये आप समझो कि ये मेरा एक घर में यूज होने वाला होम थिएटर है, इससे आप गाना बजाते हैं, केवल उसको ऑन होने के लिए केवल हमको चाहिए होता है एसी करंट, बस उसको ऑन करने के लिए। बाकी का उसके अंदर जितना भी मैकेनिज्म है वो आपका सीपीयू या कोई भी आईसी कंट्रोल करती है, बस केवल ऑन होने के लिए पावर चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ एफएम सारा का सारा सीपीयू ही कंट्रोल करता है, जिसमें ये सीपीयू लगा है, सारा का सारा लाइन एफएम हो चाहे कोई भी हो, सारा लाइन सीपीयू हो जाएगा इनके लिए। बस इनको काम करने के लिए जो वोल्टेज और रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सीपीयू कोई पावर आईसी तो है नहीं, तो इसको काम करने के लिए मिलने वाला वोल्टेज पावर आईसी से पहुंचेगा बस। जैसे इसमें आपके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन के वोल्टेज ये जाता है 1.8, 1.8, 3.3 और 1.3, इतने वोल्टेज जाते हैं जिसमें आपकी ब्लूटूथ एफएम वाईफाई तीनों के तीनों सेक्शन ये सभी वोल्टेज पर काम कर जाते हैं। ऐसे ब्लूटूथ को भी 3 वोल्टेज चाहिए, आपके 1.8 चाहिए, ये 1.3 चाहिए, मान लो इसको एफएम को चाहिए, तो इसमें से ये सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपस में, यही वोल्टेज आपके आएंगे पावर आई से। बाकी इनको कंट्रोलिंग करने के लिए सारा सिस्टम आपका आएगा इससे, आपका सीपीयू से, सीपीयू इनको कंट्रोल करेगा। सीपीयू ही आपका यहाँ पर इनको कंट्रोल करता है। अब जैसे आप लोग ग्राफिक सेक्शन पढ़ते हैं, तो ग्राफिक सेक्शन में जैसे मान लो कि मेरा डिस्प्ले सेक्शन है, तो उसमें आपकी MIPI लाइन होती है, वो कहाँ से आती है, सीपीयू से। यहाँ पर सीपीयू से दिखाया गया है, सीपीयू से MIPI लाइन आपकी लगभग 10 आती है, 10 के 10 ये दिखाई गई है आपको यहाँ पर, ये आपकी इसके लिए जाते हैं। तो हम इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम का यूज करके हमारा कोई भी हैंडसेट है उसको हम चेक कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको कई सारे अभी लेटेस्ट सीपीयू इसमें ऐड हुए हैं, अभी कुछ सीपीयू और ऐड हो जाएंगे। बाकी जो भी सीपीयू आपका ऐड नहीं हुआ है, तो आप बोनियो टीम को खुद से मैसेज कर सकते हैं कि ये सीपीयू को ऐड कर दो, या कोई भी आपको कोई भी जो बोर्ड है उसको ऐड कराना होता है तो आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, वो उसका वो डायग्राम आपके साथ आपके बोनियो में ऐड कर देते हैं। तो हमने भी इसमें कई सारे सीपीयू ऐड कराए हैं, कई सारे मॉडल इसके अंदर ऐड कराए हैं, जो नहीं होते हैं टेक्नो कई सारे मॉडल नहीं होते, तो वो हमने इसमें ऐड कराते हैं, उनको मैसेज करते हैं, वो कुछ दिनों में अपडेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कई सारे सीपीयू आपके दिए गए हैं। इसके अलावा मीडियाटेक के अंदर देखेंगे आप, तो मीडियाटेक के अंदर भी कई सारे लेटेस्ट सीपीयू हैं इसके अंदर। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो आपका सीपीयू है ये आपका है। अभी देखो ये वाला सीपीयू आपका है, इसके बाद ये सीपीयू है, ये वाला सीपीयू अभी लेटेस्ट चल रहा है, ये सीपीयू, ये वाला सीपीयू लेटेस्ट चल रहा है अभी आपका। तो आपके यहाँ पर मीडियाटेक के भी कई सारे सीपीयू यहाँ पर दिए गए हैं। इससे इससे बेनिफिट ये होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें ये सीपीयू लगाया तो उसमें उसके साथ में कंफर्टेबल आईसी कौन सी लगी होंगी। तो अब आपको आईसी का नाम मालूम पड़ गया कि इसके साथ ये आईसी लगी होगी, तो फिर उसको आईसी को सर्च कर लो कि इस आईसी के पास इस आईसी से आउटपुट होने वाले कितनी वोल्टेज होते हैं और वोल्टेज कितना कितना मिलता है। तो उसके लिए देख लो ये आईसी किस में लगा है, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आईसी कौन सा नंबर लगा है। फिर देख लो कि हाँ ये वाला आईसी मेरा वीवो के सेट में मिल रहा है, तो उसका डायग्राम खोल के देख लो कि उससे कितने वोल्टेज बनते हैं। अगर सारे वोल्टेज बन रहे हैं, ट्रेसिंग करने का तरीका सेम हो रहता है, बस वो लोग क्या करते हैं चिपसेट चेंज करते हैं और सॉफ्टवेयर बदलते हैं बस, बाकी हार्डवेयर सेम रहता है। हार्डवेयर को चेक करने का तरीका सेम ही होता है। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लो कि मेरा कोई भी सेट काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम उसका जीआर लेंगे, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, शायद शॉर्टिंग ना होने से पावर आईसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, या कोई वोल्टेज नहीं बनाना है, तो उसका कुछ भी हो सकता है, पावर आई शॉर्ट हो सकती है, या पावर आईसी लाइन जहां भी गई है उसमें शॉर्टिंग होने से फीडबैक शॉर्टिंग इस पर आ रही है, तो इसलिए काम नहीं कर रही है आपकी। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके साथ। तो आप इस तरह से अपने ब्लॉक डायग्राम का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम कल हम समझेंगे क्लास के अंदर
कि किसी भी पावर आईसी को कंप्लीट रीड कैसे करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक आईसी लेंगे, आप कोई भी नंबर भेज देना, जो भी आपको आईसी को रीड कराना होगा, चाहे वो 5G हो 4G हो, कोई भी आईसी हो उसे भेजना। कल हम एक आईसी को आपको रीड करके दिखाएंगे कि डायग्राम में किस तरह से इस आईसी को कंप्लीट रीड करते हैं, कि आईसी ऑन होने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, और फिर ये कितने एलडीओ वोल्टेज बनाता है, कितने बक वोल्टेज बनाता है, कितने इससे आपकी क्लॉक की लाइन बनती है, आरएफ क्लॉक से बनने वाली फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ये सारा आपको कल की क्लास में मिलेगा, जिसमें आप प्रॉपर समझेंगे एक पावर आईसी को कैसे रेट किया जाता है। तो यहाँ पर केवल आपने एक ब्लॉक डायग्राम समझा है, ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप के हैंडसेट 5G 4G को प्रिपेयर कर सकते हैं। तर काल छान देखला सर. ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास आज आपका यहीं तक था, जिसमें आप ब्लॉक सर, डायग्राम के सर। बारे में समझे। सर हेलो सर। आईने का बोलिए। सर फिक्सर जी के बारे में सर दिखाई. सर ये बोल रहा था, अगर समझो कोई भी डेड मोबाइल है, ठीक है, हम्म, उसका ये बीपीएच बना रहा है और बीपीएच पूरा स्टेबल है, ठीक है, और पोर्ट भी बना रहा है, ठीक है। और उसका जो लाइन है ये अपना सीपीयू चेक करने का, वो क्या बोलते हैं, और उसका एमएमसी का भी वोल्टेज आ रहा है, तो भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं? मोबाइल केवल हीटिंग हो रहा है। मतलब हीटिंग हो रहा है, तो हम्म। पहले तो एक बार आप उसे फ्लैश करने की कोशिश करो। कोड बना फ्लैश? रहा है, फ्लैशिंग करने की देखो एक बार। नहीं सर, मोबाइल गिरा हुआ है। गिरा हुआ है तो फिर तो इसका मतलब उसका है। बॉक्स सेक्शन भी एकदम बराबर है, ठीक और है दूसरी तो बात जो सीपीयू का पोर्ट भी एकदम क्लियर है, और मैंने फिर एमएमसी का थोड़ा सा डाउट हो रहा था, हाँ, मैं बोला एक बार उसका वोल्टेज चेक करता हूँ, तो वो भी पूरा क्लियर है। वोल्टेज क्लियर है तो फिर आप एमएमसी को आप निकालेंगे, एक बार रिवॉल्व करके लगाएंगे इस एमएमसी को। रिवॉल्विंग करके लगा दूँ? हाँ, क्योंकि अच्छा सर, केवल सीपीयू, केवल एमएमसी और सीपीयू दोनों? हाँ मतलब कि एक ओनली पहले ये, अच्छा। क्योंकि अभी जो पोर्ट बन रहा है तो हम सीपीयू को इस इस प्रकार में सही मानेंगे, सही है मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है। एमएमसी की तरफ से कोई भी संकेत नहीं है, वोल्टेज तो ले रही है पर कुछ भी हरकत नहीं है, इसलिए सेट ऑटो पोर्ट पर है। तो हम इसको निकालेंगे एम एमटीके का है वो? हाँ तो इसको निकालेंगे, पहले इसे रिवॉल्व करके लगाएंगे। अच्छा इसे अच्छा। रिवॉल्व करने के बाद अगर कुछ चीजें आता है, सेट चालू होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हमको दोनों ही रिवॉल्व मारने पड़ेंगे। अगर आपके पास बॉक्स है तो एक बार आप इसे चेक कर लें कहीं डैमेज तो नहीं हो गया। तो वही तो लफड़ा है तो सर। सर हाँ हेलो बोलिए बोलिए। सर MI9A का सर फिक्स चार्जिंग सर कुछ दिखाए ना. ठीक है, एक मिनट दिखाते हैं। बाकी आपको किसी भाई को डायग्राम संबंधित कुछ पूछना है, बाकी फिर हम इनका 9A वाला मॉडल देखते हैं। सर क्लास प्रॉपर कर नहीं पाया, सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसका इसका जो डायग्राम का क्लास जो बैक दो क्लास है उसका भी वीडियो को मिल जाएगा, आप तीनों क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा आपके में। इसका एक क्लास और हुआ है वो आपको मिल जाएगा, सेकंड क्लास ये है आपका। थर्ड क्लास कल होगा जिसमें आप पावर आईसी को समझेंगे। सर कल संडे क्लास होगा सर. हाँ कल क्लास होगा संडे को। सर Redmi 9A है सर, हाँ ठीक है, Redmi 9 है, पोर्ट बना रहा है सर, लेकिन प्रॉपर उसका रीडिंग नहीं उठा रहा सर, 1 2 4 उठता है, फिर रीडिंग डाउन मार देता है सर। चलो एक बार Redmi 9A ही लेते हैं अभी। चल चला गया ऊपर. हाँ नीचे. आपके Redmi 9A में क्या दिक्कत है कि पोर्ट तो सर बना रहा है, ठीक है। सर मेरे सर फिक्स चार्जिंग है. चलो ठीक है, और आपके क्या समस्या है कि पोर्ट बना फिर रहा है पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 1 2 3 ले रहा है। तो देखो इस केस में आपका Redmi 9A है, उसमें पोर्ट बना रहा है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो आपका ये आईसी बचती है और एक बचती है रैम। देखो इसमें आपका रैम और eMMC दोनों अलग कर दिया है, ये स्टोरेज है और ये आपका रैम है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा रैम के सारे वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। रैम के वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ इसके पास लगी होती है आईसियाँ एक और दो, ये दोनों आईसियाँ रैम के लिए वोल्टेज बनाती हैं।
ठीक है, पहले देखेंगे आप रैम के वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे, फिर आप देखेंगे आपके स्टोरेज के वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर दोनों के वोल्टेज बन रहे हैं तो एक बार पहले आप अपनी इस एमएमसी का हेल्थ चेक कर लेंगे। हेल्थ ओके तो इसको लगा देंगे, फिर हम मेरा 100% रैम का प्रॉब्लम है तो रैम को चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर लोगो में तो सर समझे, तो कोई दुकानदार को दिया, वो डेट कर दिया सर, और डेट लोगों कंडीशन में लाके दिया है लोगों सर, में था, बीच में हाँ, तो रीडिंग इसका दिखा मतलब है रहा कि है। इसका मतलब उसकी इसमें ही हेल्थ इशू हो गया होगा उसका 9A का, तो उसने प्रोग्राम किया होगा। या तो प्रोग्राम अगर सैमसंग का आईसी होगा तो इसका हेल्थ रिपेयर करने का मतलब है कि आरपीएम में क्लीन करना, तो क्लीन किया होगा। फिर आप उनको प्रोग्रामिंग करना नहीं आया होगा या एमएमसी चेंज वाला प्रोसेस यूज करना नहीं आया होगा, तब भी ऐसा हो सकता है उनके साथ। अब अगर आपको इसमें फेक चार्जिंग है, हाँ सर, फेक चार्जिंग। ठीक है, तो फेक चार्जिंग के लिए सबसे पहले आप देखेंगे टीपीटी एम लाइन का रीडिंग ओके है कि नहीं। हाँ सर, ओके है सर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपका चार्जिंग से जो भी आपका ये BQ IC लगा है यहाँ से आपका इस कैपेसिटर पर बूस्ट बन रहा है कि हाँ नहीं बन सर, रहा है। डबल वोल्टेज हो रहा है सर, 8 वोल्ट मिल रहा है सर। हाँ, आपका वोल्ट बूस्ट हो, मतलब कि आपका मतलब कि फेक चार्जिंग है तो क्या है, आपका एम्पियर हाई नहीं हो रहा। एम्पियर कितना रह रहा है आपका, एम्पियर 0.6 सर पहले 500 ले रहा है, उसके बाद सर 70 पे रुक रुक गया है सर। रुक जाता है। तो फिर आपको क्या करना है कि इस ये जो पावर आईसी है ना, हम्म, इस पावर आईसी के अंदर दो लाइन होती है DPDM की, अच्छा। जो कि सीधा सीधा CPU से इसके अंदर पावर आईसी के अंदर आती हैं। जब चाया लगाते हैं तो पावर आईसी यहाँ से एम्पियर हाई करती है, तो क्या करना है आपको, इसके अंदर DPDM की लाइन है उन पर आप जैसे देखो ये दोनों लाइन यहाँ कहीं पर होंगी, ऐसे ये दोनों ऐसे, तो आपको इन दोनों को जंपर कर देना है। जंपर करने के बाद फिर आप पावर आईसी लगा देंगे, आपका एम्पियर हाई हो जाएगा। अच्छा, आईसी में जो डीपीडीएन लाइन, वो दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। बस शॉर्ट करना पड़ेगा, या CPU में कर लो शॉर्ट या इसके अंदर कर लो, बात एक ही है। अच्छा ओके। सर, जो बैटरी आईडी लाइन है, हाँ बोलिए। बैटरी आईडी लाइन जो है, हाँ हाँ, वहां से सर प्रॉब्लम हो सकता है। बैटरी आईडी लाइन ये आपको देखना पड़ेगा। बैटरी देखो, चाय लगाने का बैटरी आईडी लाइन पर वोल्टेज मिलना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एक साइड सर 1.8 आ रहा है, लेकिन सर उसके जो जो रेजिस्टेंस है हम्म। सर, उसका जो वैल्यू सर, मैंने सर्किट डायग्राम में सर देखा सर, वो 200 के, तो मैंने लगाया एक, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है सर। उसका जीआर पेयर सर 1100 में आ रहा है। ऐसा है ना कि आपने बोर्ड में लगे हुए रजिस्टर को चेक किया होगा, हाँ सर, हाँ सर। इसीलिए अब बोर्ड से बाहर निकाल चेक करना चाहिए। इस तरह से आपको फेक रीडिंग आ जाता है कभी कभी। हमेशा किसी कंपोनेंट को चेक करने के लिए बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करें। सर आईडी लाइन से सर फेक चार्जिंग होता है सर। हाँ, हो सकता है, आईडी लाइन से ज्यादातर तो नहीं होता है, पर हो भी सकता है, क्योंकि देखो बैटरी का जितना भी पॉइंट्स है वो सभी से हो सकता है आपका। सर ये जो दो रेजिस्टेंस लगाया है सर, ये सर क्या थर्मिस्टर है ना नॉर्मल रेजिस्टेंस है? यहाँ पर आपका ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट ग्राउंड तो नहीं है। अच्छा। बाकी दोनों नॉर्मल है आपके, थर्मल नहीं है। थर्मल होता तो आप डायग्राम में जाके वहां पर TH लिखा होता, TH लिखा होता है वहां पर। अच्छा, लेकिन मैंने दूसरे बोर्ड से सर 200 के रेजिस्टेंस उठा के लगाया सर। सर हम्म। उसमें कुछ 1 एम्पियर ले रहा है सर, कुछ टाइम चल रहा है, उसके बाद जब लाइट बंद हो रहा है सेट का, तो उसके बाद उसका जो रीडिंग है वो गिर जाता है सर। रीड में गिर जाता तो इसका मतलब तो फिर आपका ये जो आपका BQ लाइन है, हम्म। इसमें जो INT लाइन होता है आपका, INT वाला लाइन होता है जिसका कनेक्शन CPU से होता है आपका, अच्छा, वो कनेक्शन मिस होने पर ये भी हो सकता है। आईएनटी लाइन। हाँ, ठीक है, आप ये चेक करना, नहीं तो फिर आप कल बताना। ठीक है सर। गुड नाइट, इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा।